स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बॉटनी का डिस्क्रिप्टिव वन शॉट है, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका पेपर हो चुका है, लेकिन बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो आज का ये वन शॉट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आज के इस वन शॉट में हम लोग 20 से 22 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके लिए लॉन्ग में और शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंबर भाई। ये शॉर्ट में कई बार बनता है, बहुत आसान है भाई। पुराने ज़मानों में देखा होगा, बचपन में नीम का जो पेड़ था हम लोग खेला करते थे, मतलब हमारे बचपन की बात बताएं तो उससे लिक्विड निकलता था, फिर वो कई बार जम जाता था। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि यह एक फोजाइल्ड रेजिन होता है। यानी फोजाइल्ड क्यों कह रहे हैं इसे? फोजाइल्ड मतलब क्या भैया? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। यानी पुराने ज़माने में मान लिया पेड़ पौधों से लिक्विड निकल रहा है, उस लिक्विड के अंदर कभी जब वो सूखा तो उसके अंदर कभी पत्ती सूख गई, अंदर ही ट्रैप हो गई, कभी कोई कीड़ा ट्रैप हो गया। और भैया जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हें पुराने लोग चाहिए हैं, पुरानी चीज़ें चाहिए हैं, जीवाश्म चाहिए हैं। तो जब वो उन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कोई बहुत पुरानी पत्ती मिल गई, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए ये फोजाइल्ड रेजिन है, अर्थात पुराने पेड़ों से जो चिपचिपा लिक्विड निकलता था वो लाखों सालों तक हार्ड होकर अंबर बन जाता था। इसके अंदर कभी कभी क्या भैया इंसेक्ट यानी कीड़े, कभी पत्तियां, कभी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते थे। इसलिए ये साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एविडेंस होता था। यानी पास्ट लाइफ की स्टडी के लिए पुराने समय में कौन कौन सी चीज़ें थी उनकी स्टडी के लिए अंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज ज्वेलरी बनाने में और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोल वॉल्स क्या होती हैं? तो भैया देखो सीधी सी बात है, कोल माने क्या होता है? कोयला। और बॉल्स माने क्या होती हैं? बॉल सभी ने खेली हुई है ज़िंदगी में यार। बचपन में कितनी बॉल पड़ोसी क्या चली जाती थी, पड़ोसी क्या कहता था, अब गेंद नहीं मिलेगी भाई। तो कोल बॉल्स क्या होता है भैया? कोल मतलब कोयला। जब कभी भी पुराने समय में, हमने देखो कितनी आसानी से लिखा है, ये एक्चुअली पत्थर जैसे गोल गोल लम्स, गुत्थियां टाइप बन जाती हैं जो कोल के अंदर मिलती हैं भाई, ठीक। कैसे मिलती हैं? तो जो पुराने पौधे हैं जब वो कोल बन रहे थे तो कुछ प्लांट्स प्रॉपर कोल में कन्वर्ट नहीं हो पाए, और जब पूरी तरीके से कोयला नहीं बने तो वो बीच में कुछ गुत्थियां टाइप लम्स बन के रह गए, बल्कि वो मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ मिलकर हार्ड लम्स बन गए। इन्हें ही कोल वॉल्स कहा गया भाई, ठीक है। इनमें क्या होता है? तो इनमें प्लांट टिश्यू सेल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है, इसलिए साइंटिस्ट इन्हें प्रयोग करते हैं। पुराने प्लांट्स की स्टडी करने के लिए ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाहे कोल बॉल्स हो, चाहे अंबर हो, ये सारे के सारे पुराने समय के जो पौधे वगैरह हैं उनकी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पेलिनोलॉजी क्या होता है? तो भैया देखो बिल्कुल आसान है, ये एक ब्रांच है। ये सारे शॉर्ट में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और कुछ लॉन्ग के हिसाब से जो आगे लाइफ साइकिल वगैरह हैं वो भी हमने आगे इस पीडीएफ में लगाए हुए हैं भाई, ठीक है। तो पेलिनोलॉजी एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है पेलिनोलॉजी की, जिसमें हम लोग पोलन ग्रेन्स, जो पराग कण होते हैं, पराग कण और स्पोर्स की स्टडी हम लोग करते हैं। पुराने समय में जो प्लांट्स हैं, क्लाइमेट हैं, उनका आइडिया मिलता है कि पहले के ज़माने में जलवायु कैसी थी, पहले के ज़माने के पौधे कैसे हुआ करते थे। फोजाइल्स में मिले पोलन से हिस्ट्री पता चलती है, जो हमें जीवाश्म के रूप में पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, परागकण मिल जाते हैं, उनसे हिस्ट्री हमें पता चलती है कि किस तरीके से प्लांट्स पहले हुआ करते थे भैया, ठीक है। और उसके अलावा ये ऑयल को ढूंढने में भी मदद करते हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा एनुअल रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल रिंग क्या होता है भैया? देखो सरल भाषा में कहें, रिंग का मतलब क्या होता है? साइकिल, एक चक्र चल रहा है कि पता लगा कभी जैसे पेड़ पौधे हैं, किसी जैसे बसंत ऋतु में पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में ग्रोथ बढ़ जाती है, जब ठंड होती है तो भैया देखा होगा तुलसी जी वगैरह हम लोग क्या होती है, तुलसी वगैरह में अगर आप ज़्यादा पानी डाल दो तो कई बार मतलब बहुत ख़राब हो जाती है पेड़ की ग्रोथ। तो ओवरऑल ये हम आपको वो एग्जांपल बता रहे हैं जो आपने देखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनुअल रिंग का मतलब ये जो साइकिल है कि कभी ग्रोथ बढ़ रही है, कभी घट रही है, ये पूरा एक चक्र है भाई। इससे प्लांट ग्रोथ का हमें पता चलता है। तो हमने लिखा एनुअल रिंग को ग्रोथ रिंग भी हम लोग कहते हैं। पेड़ हर साल ग्रो करते हैं, हर समर में ग्रोथ बढ़ जाती है। इसे यहाँ पर क्या होता है, लाइट कलर का रिंग भैया कहा जाता है। उसके अलावा जो विंटर होती, ठंड आती है तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसे हम लोग डार्क कलर रिंग कहते हैं। दोनों मिलकर एक साल का पूरा रिंग बना देते हैं। यूज़ क्या होता है? तो कोई पेड़ है उसकी एज का पता करने में, कोई भैया क्लाइमेट है,
ठीक, कोई जलवायु है पहले कितनी थी उसका पता करने में, बारिश कैसे होती थी, टेम्परेचर क्या था, इन सब का भी आइडिया हमें एनुअल रिंग से मिल जाता है भाई। ठीक है, पॉली एम्ब्रायोनी क्या होता है, इसे हिंदी में हम लोग 12th क्लास में बहुभ्रूणता कहा करते थे, यानी बहुत सारे भ्रूण बन जाना, बहुत सारे बच्चे बन जाना एक ही बीज की मदद से। तो पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब होता है एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रायोज होना, एक से ज़्यादा भ्रूण का होना एक बीज में। तो क्या कहलाता है, पॉली माने बहुत सारे, एम्ब्रायोनी कहलाता है एक एग से ज़्यादा एम्ब्रायोज बन जाते हैं, या फिर न्यूक्लियस से भी एम्ब्रायोज डेवलप हो जाते हैं। जैसे जो सिट्रस है, नींबू वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनमें कॉमनली ये हमें मिल जाता है पॉली एम्ब्रायोनी। इससे सेम प्लांट में आइडेंटिकल प्लांट्स हमें मिल सकते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो डबल फर्टिलाइजेशन, भैया विकल्प में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये द्विनिषेचन, 2 बार निषेचन होगा। तो ये प्रोसेस सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल वाले पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म में ही होता है। एक क्या होता है, एक मेल गेमेट और एग सेल जाइगोट बना लेता है, और दूसरा जो मेल गेमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर क्या करता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। यानी सरल भाषा में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गेमेट एग सेल, मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई, एंडोस्पर्म बन गया। इसलिए इसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम टेबल, तो भैया जो हम लोगों का पूरा जियोलॉजिकल टाइम टेबल है, किस किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, इससे वो पता चलता है। जियोलॉजिकल टाइम टेबल का मतलब होता है अर्थ की हिस्ट्री को टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देना। जैसे नंबर 1, अर्थ की हिस्ट्री समझने में हेल्प करता है, कब माउंटेन बने, कब ओशियन बने, यानी समुद्र वगैरह कब बने, नंबर 1 में आ जाएगा। नंबर 2 में पौधे, ठीक, प्लांट्स यानी एनिमल्स, इनका एवोल्यूशन का आइडिया मिलेगा, कौन से स्पेसीज कब आए, कब खत्म हो गए। उसके अलावा जो जीवाश्म है उन्हें समझने में तीसरा पीरियड मदद करेगा। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में नॉलेज हमें मिलेगी। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ढूंढने में हेल्प करेगा कि कोयला है, पेट्रोलियम है, किस रिसोर्सेज से किस टाइम से हमारे बीच में बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जियोलॉजिकल टाइम टेबल से हमें मदद करती हैं। हिस्टोजेन थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी दी थी जूलियस और सेक्स ने। इन्होंने कहा था प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम, यानी जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। जो भैया ग्रोइंग टिप्स होते हैं, जो पौधा, सरल भाषा में जो पौधे का तना ग्रो कर रहा है, स्टेम ग्रो कर रहा है, उसमें सेल्स के ग्रुप अलग अलग होते हैं, और हर ग्रुप का अपना स्पेसिफिक काम होता है भाई। ठीक है, 3 मेन एस्ट्रोजन होते हैं। जैसे पहला होता है डर्मेटोजेन, ये क्या करता है, ये बाहर की लेयर बनाता है, एपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है, पेरीब्लम होता है। पेरीब्लम क्या करता है, ये मिडिल पार्ट को बनाता है, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और तीसरा प्लेरोम बोलते हैं, ये इनर पार्ट बनाता है, स्टील, जिसमें जाइलम है, ठीक, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, सभी को पता है, पौधे के अलग अलग भाग में जल को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, पौधे के अलग अलग भाग में भोजन को पहुंचाता है भाई। तो इस तरीके से यानी हर हिस्टोजन के स्पेसिफिक टिश्यूज डेवलप होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है भाई। ठीक है, उसके बाद सिमिलरिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, ये भी आपको पढ़ना है। सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं, तो भैया नंबर 2, दोनों ही क्रिप्टोगैम्स होते हैं, अर्थात सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी दोनों में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। दोनों में रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। जो मेल गेमेट है उसे फीमेल तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भैया कैसे होगा, वाटर की हेल्प से मेल गेमेट तैर कर जाएगा। दोनों ही गेमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल चलते हैं भैया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों में सेम होते हैं। जो मेल ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडिया बोलते हैं, जो फीमेल ऑर्गन होता है उसे आर्किगोनिया बोलते हैं हम लोग भाई। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है उनमें ओव्यूल के क्या क्या प्रकार होते हैं, बीजांड के प्रकार क्या होते हैं। तो ओव्यूल का जो टाइप है वो मेनली उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन मतलब विन्यास, प्रकार क्या है उसका, किस तरीके से घुमा हुआ। मेन टाइप्स की बात करें तो ऑर्थोट्रोपस होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। माइक्रोपाइल है, कलाइजा और फंकाइल एक स्ट्रेट लाइन में तीनों भैया पाए जाते हैं भैया। ठीक है, उसके अलावा दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, दूसरा एनाट्रोपस होता है। इसमें भैया पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं भैया। ओव्यूल 180 डिग्री टर्न हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, इसलिए इसे एनाट्रोपस बोलते हैं। ऐसे हेमी एनाट्रोपस होता है, इसमें हाफ टिल्ड यानी थोड़ा झुका हुआ होता है, 90 डिग्री जैसा मान सकते हो भाई। ठीक है, उसके अलावा कैम्पिलोट्रोपस भी होता है, जो थोड़ा कर्व्ड होता है, वेंट यानी झुका हुआ होता है। उस तरीके से एम्फीट्रोपस भी होता है, जिसमें ओव्यूल और एम्बायरोसाइक दोनों ही घूमे हुए होते हैं। और उसके अलावा मेरे भाई जो यहाँ पे देखिए
जितने भी ओव्यूल हैं, ठीक, जैसे ये सर्कुलर वे में घूम जा रहा है, आप नाम देखिए उन सभी का कि अगर हम आपसे कहें कि भैया पहला वाला कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस है, तो सीधा है, एनऑर्थोट्रोपस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया, थोड़ा सा घूम जाएगा, 180 डिग्री पे घूम जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे हेमी वाला होगा, हेमी का मतलब आधा होता है, तो ये आधा झुका हुआ होगा। तो इस तरीके से ओव्यूल के टाइप हैं, इन्हें आप देख लोगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल इन्वर्टेड हो जाता है, जो माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है वो नीचे आ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 180 डिग्री तक कर्वेचर होता है, इफिशिएंट न्यूट्रिशन का सप्लाई इन्हें मिलता रहता है भाई, ठीक है। तो ये ओव्यूल के प्रकार हैं, इन्हें आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, BDKDN BSc, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और ये वहाँ पर आपको पीडीएफ अभी हम दे देंगे जैसे ही वीडियो शेयर होगी, और बहुत आराम से आप चीज़ों को कर पाओगे भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, देखो जहाँ कहीं भी कॉम्प्लेक्स शब्द आ जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कठिन। लोग कहते हैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जैसे ये पूरा एक हॉल है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, आके बैठते हैं, ठीक। अब हम क्या करें, इस हॉल में 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकानें इधर बना दें, 4 दुकानें इधर बना दें, बीच में गली बना दें, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, BDKDN कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसके ऊपर फ्लोर पे 4 दुकानें बना दें, नीचे फ्लोर पे 4 दुकानें बना दें, उसके नीचे बना दें, भैया 16, 17, 20 दुकानें बना दें, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, BDKDN कॉम्प्लेक्स, और राग फैलाना शुरू कर दें। कॉम्प्लेक्स का टिश्यू का मतलब ऊतक, हमारे बॉडी जो है वो कोशिकाओं से बनी है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जब ऊतक में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। वे टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होंगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएंगे। प्लांट्स में 2 मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जैसा पहला एक जाइलम होता है, सभी को पता है। पानी हम लोग कहाँ डालते हैं पेड़ पौधों में, तो पानी डालते हैं जड़ों में, और जड़ों से पानी जाता है पौधे के हर भाग तक, तो इसे हम लोग कहते हैं जाइलम टिश्यू। वाटर और मिनरल्स को रूट से यानी जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। इसमें वेसल्स हैं, फाइबर हैं, पैरेन्काइमा है, ये सारी की सारी कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम क्या करता है भैया, खाना कहाँ बनता है, तो हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, खाना बनता है पत्तियों में। तो ये फूड को लीव्स से पूरे प्लांट में, जो खाना बनता है पत्तियों से, उसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसमें कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स है, पैरेन्काइमा सेल्स है, ये सारी की सारी पाई जाती हैं। हैबिटेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके हैबिटेट क्या है, तो बहुत ही आसान है भैया। ब्रायोफाइट्स को जनरली हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है भाई। तो इनके हैबिटेट क्या है, नंबर 1 ये मॉइस्ट और सैडी यानी जो छायादार प्लेस होते हैं, नमी वाली जगह होती हैं, वहाँ पे रहते हैं। वो भैया कोई दलदल वाली मिट्टी हो सकती है, वो गार्डन हो सकता है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट फ्लोर हो सकता है, इस जंगल वगैरह में पाए जा सकते हैं। वाटर नदी है, तालाब है, पॉन्ड्स हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं कि भैया रहते लैंड पे हैं, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस होगा, इधर से उधर चीज़ें जाएंगी, वो तैर के जाएंगी। तो जब तैर के जाएंगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। रॉक्स हैं, चट्टानों पे, दीवालों पे, वेट रॉक्स पे, ओल्ड वॉल्स पे, ग्रीन लेयर एल्गी जैसे ये सब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स कोल्ड रीजन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में भी सर्वाइव कर लेते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा एक भैया क्वेश्चन है, जेमा कप क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इसी तरीके से भैया ये छोटे छोटे ग्रीन मल्टी सेलुलर बॉडीज होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। पेरेंट प्लांट से अलग होकर ये नया पौधा बना लेते हैं। ये मोस्टली मर्केंसिया में जेमा कप्स नाम से कप लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं भैया। तो थोड़ा सा हमने जेमा कप के बारे में भी अलग से बता दिया है, लेकिन ये पूरा मार्केंसिया क्या है, मार्केंसिया के बारे में आ सकता है। तो हमने स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया का लाइफ साइकिल भी लिख दिया है। मार्केंसिया में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट की बात करें तो फूट होता है इसमें, ठीक, जो फूड को ऑब्जर्व करता है। सेटा जो है वो इसे सपोर्ट देता है। कैप्सूल जो होता है, यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं और मायोसिस होती है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए गेमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं। जेमा कप का काम क्या होता है, तो ये थैलस के ऊपर कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अंदर ही ये सारी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब भी कभी रेनी वाटर होता है तो ये इससे बाहर निकल आते हैं और नई जगह पर गिरकर नए पौधे को बना लेते हैं भैया, ठीक है। वीटीएस ऑफ थैलस, जो वर्टिकल सेक्शन होता है थैलस का, वो कैसा होता है, तो भैया नंबर 1 तो थैलस का मतलब होता है फ्लैट ग्रीन बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं। वीटीएस में 2 मेन जोन दिखाई देते हैं। एक अपर पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, इसमें एयर चैम्बर्स होते हैं। लोअर पार्ट में स्टोरेज रीजन होती है, जहां पे राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं भाई, ठीक है।
एंडोस्पर्म के बारे में पूछ सकता है। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रायो को फूड वगैरह सप्लाई करता है, जो भ्रूण वगैरह है उसे पोषण प्रदान करने का काम करता है। टाइप की बात करें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ये सबसे कॉमन होता है। न्यूक्लियस इसमें डिवाइडेड होता है, सेल वॉल इसमें नहीं बनती है। और उसके अलावा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो हर डिवीजन के बाद सेल वॉल तुरंत बन जाती है भाई, ठीक है। तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म भी होता है, ये इंटरमीडिएट टाइप है, बीच की स्टेज होती है, एक डिवीजन के बाद इसमें 2 चैम्बर दिख जाते हैं। एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर 1 तो जो एम्ब्रायो है, जो भ्रूण कोश है, भ्रूण उसे क्या है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, भ्रूण को ग्रोथ के लिए फूड सप्लाई करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, इनिशियल ग्रोथ के लिए एनर्जी देता है। ह्यूमन फूड रिसोर्स जो भी हैं, वीट है, आटा है, चावल है, मक्का है, जो भी है, इस सब का पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म होता है। स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, इन सब का ये सोर्स होते हैं। फोजाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कल आपको ये 100 मतलब जब भी आपका पेपर है 101% ये पेपर में क्वेश्चन इससे मिलेगा। फोजाइल्स मतलब जीवाश्म, जो पुराने पौधे हैं, एनिमल्स हैं, प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो भी बचे हुए हैं उनके ट्रेसेस, उनकी हड्डियां हो सकती हैं, पत्तियां हो सकती हैं, फुटप्रिंट हो सकते हैं, ये सारे के सारे भैया फोजाइल्स में आ जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो यह प्रकार में इंप्रेशन फोजाइल्स, इंप्रेशन का मतलब कोई प्रिंट मिल गया, कोई छाप मिल गया, वो भी फोजाइल्स में आ जाएगा, कोई मार्क। कंप्रेशन फोजाइल में कोई ऑर्गेनिज्म दब गया, कंप्रेस हो गया और पतनी लेयर बन के रह गया भैया, नहीं स्टिकर बन के रहेगा तो कंप्रेशन में आ जाएंगे। उसके अलावा पेट्रीफाइड फोजाइल्स में जो ओरिजिनल टिश्यू मिनरल है से रिप्लेस हो जाता है, इस फॉर्म में मिल जाएंगे। एम्बर फोजाइल्स आपको बता ही दिया कि कोई लिक्विड पानी से निकलता था, पेड़ से निकलता था, उसके बीच में कोई पत्ती, कोई कीड़ा, वो ट्रैप होकर रह गया, तो एम्बर फोजाइल्स कहलाते हैं। प्रोसेस ऑफ फोजाइलेशन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कैसे बनते हैं ये, तो फोजाइल्स क्या होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये रेयर होते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन खूब आता है। जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, मरने के बाद सेडिमेंट्स में दब जाएगा, टाइम के साथ लेयर उसके ऊपर बढ़ती जाएंगी, बढ़ जाएंगी तो मिनरल सीप करके टिश्यू को रिप्लेस कर देगा, पत्थर बन जाएगा, रॉक बन जाएगी, फोजाइल उसके अंदर दब के प्रिजर्व होकर रह जाएगा। अगर हीट और प्रेशर ज़्यादा होने से रॉक बाद में मेटामॉर्फिक बन जाए तो फोजाइल डिस्टॉर्ट या डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स में फोजाइल यूजुअली क्लियर नहीं मिलते हैं। देखो भैया यहाँ पे 2 बातें की गई हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो फोजाइलेशन है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे होता है, तो जो फोजाइल्स होते हैं वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, और बनेगा भी यहीं, लेकिन बाद में टेम्परेचर बढ़ जाए, चीजें बन जाए, तो अगर मेटामॉर्फिक में भी बदल जाता है पत्थर, तब भी जो फोजाइल्स हैं वो क्लियर नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये घुमाने वाला क्वेश्चन था, पेपर में आप फंस सकते थे, लेकिन हमने आपको करा दिया। प्रोटो स्टील और सिफोनो स्टील में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ सकता है। तो ये सॉलिड सिलेंडर होता है, इसमें पित्त नहीं पाया जाता है, जाइलम सेंटर में होता है, फ्लोएम उसके चारों तरफ होता है। प्रिमिटिव एवोल्यूशन पुराने समय के हिसाब से जैसे राइनिया है, लाइकोपोडियम है, इन सब में पाया जाता है। उसके अलावा बात करें सिफोनो स्टील में क्या होता है, तो ये भी इसे सोलेनो स्टील भी बोल सकते हैं, सिफोनो स्टील भी बोल सकते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर था, ये हॉलो सिलेंडर होता है, उसमें पित्त नहीं था, इसमें होता है। उसमें जो वस्कुलर टिश्यू हैं वो पित्त के अराउंड ही इसमें अरेंज होते हैं, उसमें जाइलम बीच में था, फ्लोएम उसके चारों तरफ था। एवोल्यूशन इसमें एडवांस होता है, जैसे फर्न आप एग्जांपल लिख सकते हो भाई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो मेल गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मेल गेमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन भी बोल देते हैं, ठीक। ये एंथर के अंदर डेवलप होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले मात्र कोशिका होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, जो एंथर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगी, डाइप्लॉइड होगी यानी द्विगुणित कोशिका होगी इसमें, ठीक। बायोसिस का प्रोसेस होगा, जो मदर सेल है वो मायोसिस करेगी, और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मतलब पहले द्विगुणित था, अब क्या होगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनना शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहेंगे। हर माइक्रोस्कोप अलग अलग होकर पोलन ग्रेन बन जाएगा भाई, ठीक। पहली माइटोसिस होगी, जो पोलन ग्रेन है वो एक बार माइटोसिस करेगा और 2 कोशिकाओं को बनाएगा। वेजिटेटिव सेल बनाएगा जो पोलन ट्यूब बनाएगी, जनरेटिव सेल बनाएगा जो स्पर्म सेल बनाएगा, और दूसरी जो माइटोसिस होगी उसमें जो जनरेटिव सेल होगा वो डिवाइड करके 2 मेल गेमेट्स यानी स्पर्म को बना देगा। सरल भाषा में सबसे पहले मदर सेल होगी, ठीक। जो मदर सेल होगी वो द्विगुणित होगी, फिर वहां से क्या होगा, मायोसिस होगी, 4 हैप्लॉइड्स मतलब अलग अलग आगुणित वाले हमें माइक्रोस्पोर मिलेंगे। माइक्रोस्कोप में 2 माइटोसिस होंगी, पहली जो होंगी उसमें 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक वेजिटेटिव होगी, एक जनरेटिव होगी। दूसरी में जो जनरेटिव वाली सेल होगी वो भैया डिवाइड होगी और 2 मेल गेमेट्स को बनाकर प्रोड्यूस कर देगी। इस तरीके से निर्माण
हो जाएगा। स्टीलर वेरिएशन इन टेरिडोफाइट्स में कैसे वेरिएशन होते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में स्टील का स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है भाई, ठीक है। एवोल्यूशन के साथ ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया। क्या है भैया? तो पहले तो प्रोटो स्टील है जिसमें कोई बिथ नहीं होती है, जाइलम सेंटर में होता है, फ्लोएम उसके चारों तरफ होता है। टाइप की बात करें तो हैप्लो स्टील है, ठीक है, एक्टिनो स्टील है, ये सारे आ जाएंगे। लाइकोपोडियम उदाहरण हो जाएगा। सिफोनो स्टील में पिथ प्रेजेंट होता है, वस्कुलर जो है वो पिथ के चारों तरफ जो है वो अराउंड होते हैं। सोलेनो स्टील भी उसी का लगभग प्रकार है, ये सिफोनो स्टील का ही टाइप होता है। लीफ में गैप होते हैं, पत्तियों में गैप पाए जाते हैं। डिक्टियो स्टील में भी पत्तियों में गैप ओवरलैप करते हैं, स्टील टूट जाते हैं, नेटवर्क जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप स्टील के टाइप हैं, इन्हें आप देख लेना। उसके अलावा पॉलीसाइक्लिक स्टील होता है, इसमें एक से ज़्यादा वस्कुलर रिंग प्रेजेंट्स होती हैं, हाईली एडवांस होता है, ठीक है। टेरिडियम बोलते हैं हम लोग इसे। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं भैया उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट का इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआती दौर पॉलन ग्रेन होता है जो फ्लावर के एंथर में बनता है, ऊपर बता चुके हैं। फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट्स को ये लेके जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें यानी बाहरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्फेरिकल होता है या फिर ओवल, कुछ प्लांट्स में शेप अलग भी हो सकते हैं। साइज कैसा होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। स्पेसीज के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। कलर येलो होता है, कभी कभी ऑरेंज या वाइट जैसा भी दिखाई देता है। सरफेस इसकी रफ होती है, स्पिनी होती है, स्मूथ होती है और जो परागकण की क्रिया होती है पॉलिनेशन में हेल्प करती है कि भैया अगर सरफेस अच्छी है तभी तो कोई आके जो परागकण है वो वहाँ पे चिपकेगा, आकर्षित होगा, सारी चीज़ें उस तरीके से होंगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर जिसे एक्साइन बोलते हैं, एक इनर लेयर जिसे इंटाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख दोगे भैया स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से बनी होती है। काहे से बनी होती है आउटर लेयर? तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। विकल्प में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हीट है, केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब से प्रोटेक्शन देता है और लंबे समय तक ये हेल्प करती है। इनमें पोर्स होते हैं जो जर्म पोर्स बोले जाते हैं। जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन की लेयर जो इनर लेयर है पेक्टिन की और सेलुलोज की बनी होती है जो पॉलन ग्रेन बनाने में मदद करती है। और उसके अलावा पोलिनेशन यानी जो परागण होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, स्वाहा परागण और पर परागण। यानी सेल्फ, देखो सेल्फ का मतलब अपने ही पेड़ पे, उसी फूल पे भैया परागण होना, पॉलिनेशन होना, या फिर उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल पे पॉलिनेशन होना। तो जब सेल्फ मतलब अपने ही घर में भैया, ठीक। तो पॉलिनेशन क्या है? एंथर से जो पॉलन है उसका सिग्मा तक ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। सरल भाषा में जो मेल गेमेट्स होते हैं, सरल भाषा में जो पुरुष वाला मामला होता है उन्हें पुंकेसर बोलते हैं। महिलाओं वालों को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र पे पाए जाते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर मिलते हैं, नए फूल का निर्माण करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं भैया, यही बात है ना। तो इसी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी मतलब अपने ही घर। तो जब पॉलन सेम फ्लावर या सेम प्लांट के सिग्मा पर गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें ऑटोगैमी होता है, ठीक है। ऑटोगैमी में फूल भी सेम होगा, ठीक, जैसे मटर है, और दूसरे में फूल सेम नहीं होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, फूल जो है वो अलग अलग होंगे, पौधा एक ही होगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी मेरे भाई। जेनेटिकली सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स क्या हैं? जब भैया एक ही फूल पे हो रहा है तो बाहरी किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वहीं से भैया ठीक पॉलिनेशन हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन कम ही होंगे जब पौधा एक ही है, जो नेचर है एक ही है, गुण एक ही है, तो फिर भैया जो नई वैरायटी भी आएगी उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होगा। प्योर लाइंस मेंटेन होती रहती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एश्योर्ड यानी गारंटीड फर्टिलाइजेशन हो ही जाता है, वेस्टेज परागकणों का कम होता है, स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते रहते हैं, जो लगातार पिछड़ी पीढ़ी में थे वही अगली पीढ़ी में आपको मिल जाते हैं। क्रॉस में क्या होता है? देखो जब भी कभी क्रॉस होगा तो कुछ नया बनेगा, कि पता चला जो है पहले सिर्फ लाल गुलाब देखते थे, बाद में क्या हुआ? गुलाबी गुलाब भी देखने लगे, पीला गुलाब भी देखने लगे। कैसे हो रहा है ये सब? क्रॉस भैया आप परागण करा के अलग अलग चीज़ें, मतलब साइंस भी कहता है कि अगर आप क्रॉस कराओगे तो आपको अच्छे लक्षण मिलेंगे जो आप चाहते हो भाई, ठीक है। तो जब पॉलन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, प्लांट चेंज हो गया, तो उसे हम लोग एलोगैमी बोल देते हैं। इसमें भैया हवा की जरूरत पड़ सकती है, इंसेक्ट यानी कीड़ों की जरूरत पड़ सकती है, पानी की जरूरत पड़ सकती है, एनिमल्स की जरूरत पड़ सकती है। फीचर्स की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन होंगे, जब अलग अलग पौधे हैं तो जीन्स में बदलाव आएगा, अलग अलग वेरिएशन होंगे। हेल्दी और स्ट्रांग ऑफ स्प्रिंग यानी हाइब्रिड विगोर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है।
तो ये पूरा एक वन शॉट हमने आपके लिए बनाया है जिसमें 20-22 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे फोजाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबर वगैरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पेपर में खूब आते हैं। तो ये PDF अभी हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल है BDKDN BSc, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो शेयर होगी तुरंत ये PDF भी शेयर कर देंगे और इसे रिवाइज करो। उसके अलावा जो पढ़ सकते हो वो भी पढ़ो भैया। जो दिक्कत है कमेंट करके बताओ। हाँ, और भैया पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि नंबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।